हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माई सेल्फ उत्कर्ष सिंह और स्वागत करता हूं सभी का 11th लेक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड सीरीज में। नाउ इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म। Whenever we talk about cultural relativism, anthropologists say that this is an idea, this is a notion that is quite central to the understanding of anthropologists and their analysis of human cultures. जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात कर रहे हो, the primary thing that comes to your mind is the analysis and interpretation of various cultures across the globe. एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या काम है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक होलिस्टिक वे में ह्यूमन की स्टडी करते हैं। अब ह्यूमन की स्टडी में बहुत सारे एस्पेक्ट आ सकते हैं। आप उसके पास्ट को देख सकते हो आर्कियोलॉजिकली, आप फिजिकल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, डायमेंशंस को देख सकते हो, एंड अ लॉट ऑफ अदर अलाइड एरियाज ऑल्सो। बट जो एक कॉर्नर स्टोन है, एक इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वर्किंग का, वो है कल्चरल एनालिसिस एंड कल्चरल इंटरप्रिटेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दुनिया भर के कल्चर्स को देखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उनके बीच में कंपैरिजंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हाउ द प्रैक्टिसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर वेरिएबल प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल गिवन, अगर आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन को देखते हो, मैरिज अफ्रीका के अंदर में अलग तरीके से हो रही है, कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ पर, उनके बीच में एक अलग नेचर है, इंडिया में अलग है, यूरोप में अलग है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं तो एक डर होता है कि हम हमेशा अपने प्रेजुडिस को, जो हमारी अवधारणा है, पहले से जो हमारा अनुमान है ना, वो इन्फ्लिक्ट करेंगे दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड या डिकोड करते समय। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लार्जली एक आइडिया को प्रमोट किया जिसको कहा जाता है कल्चरल रिलेटिविज्म। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका एग्जैक्ट मालूमात किसी को नहीं। इट इज़ बिलीव दैट इन मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी और इन मॉडर्न सोशल साइंसेस, फ्रांस बोआ नाम के जो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी तो कहा ही जाता है, नो डाउट्स ऑन दैट, बट ही इज़ ऑल्सो डिबेटेडली कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने बेसिकली सबसे पहली बार इस आइडिया को फॉरवर्ड किया हुआ था, बट ही वॉज नॉट द पर्सन टू कॉइन दिस टर्म। ठीक है, इसका आप देखोगे कि प्रोपगेशन जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में होता है। वर्क्स ऑफ विलियम समनर, जिन्होंने फोकवेज को लिखा हुआ है, 1906 के अंदर में किताब आई थी फोकवेज करके, जहां पर उन्होंने इस आइडिया को, एथनोसेंट्रिज्म को समझाया था, जो कि जुड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इस टर्म को भी उन्होंने वहां पर कॉइन किया था। देन लेटर एल्फ्रेड लोकी करके एक स्कॉलर है जो कि 1924 के समय में इस टर्म को वहाँ पर कॉइन करते हैं। तो एक लंबा इसका इतिहास रहा हुआ है। आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कल्चरल एनालिसिस का ये एक सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन कल्चरल रिलेटिविज्म? सी, कल्चरल रिलेटिविज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसेस, द बिलीव, द मोरल, द एक्शंस ऑफ somebody's else culture in their own unique context, instead of imposing your beliefs and idea while interpretation of their cultural element। यानी कि जब भी आप फील्ड पे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट उतर रहा है और किसी के कल्चर को इंटरप्रेट करना चाहता है, तो हमें ये देखना है कि हम हर कल्चर को यूनिक समझें। हर एक कल्चर यूनिक है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, और उसके डेवलपमेंट में उसका हिस्टोरिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ने रोल को प्ले किया है। कोई भी कल्चर के अंदर में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, कोई कस्टम है, कोई बिलीफ है, इसके पीछे एक इतिहास जुड़ा है कि वो कहाँ से आया, और इन्वायरमेंटल कंडीशन से लेकर कई सारी जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन्होंने प्रोपोगेट किया है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस कल्चरल एलिमेंट के डेवलपमेंट में। दैट इज़ वाई दैट इज़ क्वाइट यूनिक टू दैट पर्टिकुलर कल्चर। अब वो चीज़, वो कस्टम, वो एलिमेंट हमारे कल्चर में नहीं है। हम क्या करते हैं, अक्सर हमें लगता है कि हमारा कल्चर जो है वो सुपीरियर है, आर कल्चर इज सुपीरियर। Whatever practice, custom, idea, belief we do have in our culture, that is the standard template to evaluate somebody's else culture। जो हमारा है वही आदर्श है, वही आइडियल है, और सबका वैसा ही होना चाहिए। अगर सबका वैसा नहीं है तो मतलब कि उनके में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हम तो सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस आइडिया, इस नोशन को एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है ना, कि हम, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो सुपीरियर है, सामने वाले की सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर है। सो दूसरे के कल्चर को अपने कल्चर के स्टैंडर्ड के हिसाब से इवेल्युएट करने की प्रैक्टिस को, प्लस डेजिग्नेट करना सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी के टर्म्स में, ये एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। ऑलराइट, और इसी से हट के किसी भी कल्चर को उसके यूनिक कॉन्टेक्स्ट में समझना, उसकी प्रैक्टिस, कस्टम को
उसके टर्म्स में समझना, उसके लेंस से समझना, उसके चश्मे से देखना, सामने वाले के कल्चर को उसी के चश्मे से देखना कल्चरल रिलेटिविज्म कहला रहा होता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, है ना। रिलेटिविज्म की जब आप बात करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इंडिया के अंदर में सती प्रथा को देखते हो, आज तो नहीं है लेकिन सती प्रथा एक समय पे हुआ करती थी। इवन अभी भी आप एक कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल को ले सकते हो, कास्ट सिस्टम का जो एग्जाम्पल है, या फिर आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को ले सकते हो, जो कि अफ्रीका में कई सारे रीजन्स में क्वाइट प्रेवलेंट है, एंड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल इन अमंग्स्ट फ्यू कल्चर। ठीक है, तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है, चाइल्ड मैरिज को ले सकते हो। ऑलराइट, अलग अलग ट्राइबल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल नेक, आप अगर कोनियक नागास को देखोगे, कोनियक नागास के बीच में हेड हंटिंग की प्रैक्टिस एक समय काफ़ी प्रिवलेंट हुआ करती थी कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में, जिसको काफ़ी अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया है। बट ग्रेजुअली जो रिस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदी लगी, उसके बाद अभी काफ़ी कम हो चुका है। आई हैव पर्सनली बीन टू नागालैंड एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स देयर, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि हाँ सर, अभी ऐसा तो लगता तो है कि बंद हो गया, बट इवन हिंटरलैंड्स में पॉसिबली आज भी ये प्रैक्टिसेस जो है वहाँ पर चल रही होती हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ऐसे सती प्रथा हो गया या कास्ट सिस्टम हो गया, इसको एक यूरोपियन आकर के देखेगा तो उसको एक ईवल प्रैक्टिस के तौर पे दिखेगी, और लाजमी भी है कि ये प्रैक्टिसेस जो है ये उतनी सही नहीं है। ईवल प्रैक्टिसेस के तौर पे देखो ना देखो, ये गलत तो है, इमोरल तो है, ऑलराइट, बट जो इनसाइडर होगा वो इसको जस्टिफाई जरूर करने की कोशिश करे कि मतलब सती प्रथा का एक कोई रेशनल है, एक कोई लॉजिक, या फिर जौहर की प्रैक्टिस जो आपको पद्मावत मूवी के अंदर में दिखाई गई, उसका कोई एक रेशनल है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का कोई एक रेशनल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूरोपियन इंडिया में आएगा, अफ्रीका में आएगा, कई सारे ट्राइबल्स को देखेगा, तो पॉलीगैमी की जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। दोनों तरीके की पॉलीगैमी होती है। पॉलीगैमी का मतलब क्या? मल्टीपल पार्टनर्स का होना। अब मल्टीपल पार्टनर्स या तो मेल भी हो सकते हैं, उसको आप पॉलीएंड्री कहते हो, या मल्टीपल पार्टनर्स मल्टीपल फीमेल्स भी हो सकती हैं, जिसको आप पॉलीगाइनी या पॉलीजिनी कहते हो। ठीक है, मल्टीपल वाइफ्स का होना। सो यूरोपियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या है कि मोनोगैमी को एक स्टैंडर्ड माना गया है। वो मानते हैं कि मोनोगैमी सबसे सिविलाइज्ड फॉर्म है, वो उनकी कल्चर में प्रेवलेंट है। ऑलराइट, अब जब पॉलीगैमी उनको देखने को मिलेगा या इस तरीके के एलिमेंट जब उनको दूसरे कल्चर में देखने को मिलेंगे, तो दे विल टर्म एंड कैटेगराइज इट एज ऑर्थोडॉक्शियल, दे विल टर्म एंड कैटेगराइज इट एट कंजर्वेटिव, एज बारबेरिक, कि ये तो जानवरों के लेवल पर लोग हैं, अभी इनके बीच में ये सब है, अभी इनके बीच में सभ्यता नहीं आई है, दे आर नॉट येट सिविलाइज्ड, है ना। तो ये क्या है? ये एथनोसेंट्रिक या फिर यूरोसेंट्रिक आइडिया कहलाता है कि आप अपने कल्चर के स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिसेस के हिसाब से दूसरे के कल्चर को इवैल्यूएट कर रहे हो, बिना उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझे। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगैमी, अगर आप तिब्बतन्स के बीच में जाकर के देखते हो तो वहाँ पर भी पॉलीगैमी आपको देखने को मिलती है। अब तिब्बतन्स के बीच में एक पर्टिकुलरली पॉलीएंड्री का फॉर्म काफ़ी प्रेवलेंट है, जहाँ पर एक विमेन के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों? एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों। तो ये पता चलता है कि भाई कई सारे कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसे आप हमारे यहाँ देखते हो कि डावरी की प्रथा कई बार प्रेवलेंट होती है सोसाइटी में, ऑल्दो लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट, बट इसी का अपोजिट प्रैक्टिस कई सारे ट्राइबल्स या सिंपल सोसाइटीज़ के बीच में होता है, जिसको आप कहते हो ब्राइड प्राइस, जहाँ पर इंस्टेड ऑफ ब्राइड फैमिली और द ब्राइड, हस्बैंड और द हस्बैंड फैमिली आर सपोज टू पे सर्टेन कंपनसेशन फॉर अक्वायरिंग द फीमेल और द वाइफ, कि भैया आप वाइफ को ले रहे हो तो उसके बदले आप कुछ कंपनसेशन दो। क्यों? क्योंकि आप हमारा एक हेल्पिंग हैंड ले जा रहे हो, है ना, हमारा एक रिसोर्सफुल मेंबर आप ले जा रहे हो, तो कुछ कंपनसेट करो। अब अगर 5 या 6 भाई हैं और उन 5 भाइयों की अगर शादी होती है, तो उन 5 भाइयों की तरफ से ब्राइड प्राइस देना पड़ेगा, तो एक अच्छा खासा मोटा खर्चा हो जाएगा। ऑलराइट, रिसोर्स वैसे भी बहुत ही स्कार्स हैं, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे किसी तरीके से वो लाइवलीहुड को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो कुछ भी है उससे ज़्यादा तो चला जाएगा शादी में, ब्राइड प्राइस में। दैट इज़ वाई वो क्या करते हैं कि 5-6 लोग मिल करके एक ब्राइड को वहाँ पर अक्वायर करते हैं, पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस। इस चीज़ को रिकॉर्ड किया मेल्विन गोल्डस्टीन नाम के एक स्कॉलर ने। तो हमने क्या किया, अभी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझा। अगर आप रिलेटिविस्टिक नहीं होते तो इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानने की कोशिश करते और डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन करते कि ये पर्टिकुलर ग्रुप, इनके बीच में ये प्रैक्टिस है, ये बारबरिक है, ये जानवरों के लेवल पर है, ये सेवेजेस हैं, ये सभ्य लोग नहीं है, और हम यूरोपियंस या अमेरिकन्स हम सिविलाइज्ड हैं। तो इस तरीके की जो भी प्रैक्टिस होती है, इसको एनालाइज करने के लिए हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना, रिलेटिविज्म के आइडिया को लेकर के चलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। कई बार जब हम ओवर रिलेटिविस्टिक हो जाते हैं, यानी कि रिलेटिविज्म जब एक हद से
बढ़ जाता है तो वहां पर चैलेंज आता है कि इट गोज अगेंस्ट द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट बिलीव करता है कि देयर आर सर्टेन बेसिक राइट और वेरी फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन. ठीक है, ऐसी चीजों सबके लिए होनी चाहिए. ऐसे कुछ अधिकार है, मानव अधिकार उनको कहा जाता है. अब जैसे मानव अधिकार है कि आपका जो मैरिज है वो एक एज के बाद होना चाहिए. इंसान के बीच में कोई भेदभाव, कोई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए. पर वहाँ पर वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम आ जाएगा, कहेगा नहीं टेम्पल में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सर्टेन ग्रुप्स वहाँ पर परमिटेड नहीं है ना. तो कई बार रिलेटिविज्म जो है वो ह्यूमन राइट्स के अपोजिट में खड़ा होता है. लेकिन जब एक स्कॉलर ओवर रिलेटिविस्टिक होकर एनालिसिस कर रहा है किसी कल्चरल एलिमेंट का, तो ही एंड अप जस्टिफाइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस व्हिच आर नॉट वेरी मोरल इन नेचर. कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा अगर रिलेटिविस्टिक हो गया तो कई बार वो सोसाइटी के अंदर जो ऑर्थोडॉक्शियल एलिमेंट हैं, जो गलत चीजें हैं, उसको भी जस्टिफाई करने का काम करने लगता है. सो अ क्लियर कट बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन दीज टू आइडियाज इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. While maintaining relativism and avoiding ethnocentrism, we also have to see that human rights or the basic rights are also equally maintained. So this was the idea of relativism and ethnocentrism. I hope कि इन 8-10 मिनट के वीडियो में ये क्लियर कट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. कभी हम इसके ऊपर डिटेल में फिंगर टिप्स पे एक लेक्चर ले आएंगे जहाँ पर अलग अलग केस स्टडीज़ के साथ 1 घंटे के अंदर में इस चीज़ को, सेम चीज़ को डिस्कस करेंगे, है ना. तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, सिंप्लीफाई करना चीज़ों को. फिंगर टिप्स में हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के चल रहे हो, और कई बार खुद से क्या होता है ना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और समय हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं. बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी की कोई एक सिंगल किताब नहीं आती है. मोस्ट ऑफ दी ऑप्शनल के लिए ऐसा है, जहाँ तक मुझे पता है जो 10-12 मेजर ऑप्शन है, किसी की कोई किताब नहीं आती है. सेल्फ स्टडी वहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है. ठीक है, तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि टॉपर्स के नोट या कोई बुकलेट वगैरह से पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से एग्जामिनेशन डायनामिक होता जा रहा है अब वो भी पॉसिबल नहीं है. अच्छा, किताबों में क्या प्रॉब्लम है कि किताबें 1960s से अर्ली 2000 की हैं, यानी कि 20 साल से 60 साल तक पुरानी हो चुकी हैं किताबें, आउटडेटेड हो चुकी हैं. किताबों से हट करके आप अगर नोट्स में जाते हो, टॉपर्स के जो नोट हैं वो बहुत ही कंसाइज है, फैक्चुअल है, टू दी पॉइंट है. उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एनालिटिकल स्किल नहीं बढ़ती है, आप सिर्फ डाटा को ग्रास्प करते हो. और वहीं मैं कहता हूं कि आप उसको पढ़ लो और एक चैप्टर पढ़ के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से दिक्कत हो रही है.